हेलो प्यारे बच्चों, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार के सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं विशाल विक्रम सिंह यहाँ उपस्थित हूँ और आपके लिए, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, कि आंकड़ों का संकलन वाला जो टॉपिक है क्लास 11th के लिए, वहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन रखे गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए हम लोग वन बाय वन उस पर बात करेंगे। आंकड़ों का संकलन या आंकड़ों का संगठन किस प्रकार से किया जा सकता है, किया जाता है। पहला ही क्वेश्चन है, द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने का मुख्य स्रोत क्या है। अब द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहां पर आपको ये बात देखनी होगी कि ये ए था, इसे हम लोग कर लेते हैं, ये आपका सी है, ऐसा मान लो ये बी है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा का और खा दोनों प्रकाशित स्रोत भी होते हैं, अप्रकाशित स्रोत दोनों होते हैं, किसमें, द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत। तो द्वितीयक आंकड़े अगर आप बेटा लिखते हो, द्वितीयक आंकड़े सेकेंडरी डेटा और द्वितीयक आंकड़े में हम प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों स्रोत रखते हैं, प्रकाशित भी रखते हैं और अप्रकाशित भी रखते हैं, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत, ये दोनों को हम लोग रख लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका इसमें, अर्थात सी इसका आंसर हो जाता है। और यहां पर आप इस तरह देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का मुख्य गुण कौन सा है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का मुख्य गुण कौन सा है भाई, तो विस्तृत क्षेत्र, विशेषज्ञों की सहमति, का और खा दोनों। अब यहां आपको बताना है कि इसमें महत्वपूर्ण गुण क्या है, मुख्य गुण क्या है। अब ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष मौखिक स्रोत में अनुसंधान अगर आता है तो इसके मुख्य स्रोत क्या है, विस्तृत क्षेत्र होता है, विशेषज्ञों की सहमति होती है, अर्थात ए और बी दोनों, या और का और खा दोनों, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत में विस्तृत क्षेत्र भी होगा, विशेषज्ञों की सहमति भी होगी। इसके बाद में अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत, अनुसंधान की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो इसके अंतर्गत मौखिक रूप से, अब यहां ध्यान रखना है, यहां मौखिक रूप से है, जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसे कहा जाता है। तो जो मौखिक रूप में आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ये बताना है यहां पर। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, एक तो यहां पे कंफ्यूज होने वाली बात है, ये होगा नहीं, विस्तृत क्षेत्र से कहीं मौखिक आंकड़े थोड़ी इकट्ठा किए जाएंगे। प्रकाशित स्रोत हो गया तो मौखिक कैसे हो गया, द्वितीयक होगा नहीं, प्राथमिक स्रोत से मौखिक होता है। तो ये प्राथमिक जो आंकड़ा है ये मौखिक रूप में एकत्रित किया जाता है, मौखिक रूप से, ये बात ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, बाहरी एवं आंतरिक आंकड़े होते हैं। ये आपको बताना है कि बाहरी आंकड़े हैं, आंतरिक आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े हैं या द्वितीयक आंकड़े हैं, ये बताना है। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बाहरी और आंतरिक स्रोत के रूप में हम इसको देख सकते हैं। स्रोत पूछा है, आंकड़े नहीं पूछा है। मुख्य स्रोत कौन से, तो बाह्य स्रोत भी हैं, आंतरिक स्रोत भी हैं। अब जहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है कि जो आंकड़ों की इकट्ठा करने की बात है वो दो तरीके से है। तरीके तो भाई दो हैं, विधियां यहां पर दो हैं। तो एक तो है प्रतिदर्श विधि, नमूना विधि, निर्दर्शन विधि, एक ही नाम है, सैंपलिंग मेथड। और एक है संगणना मेथड, जिसको सेंसस कहते हैं। तो एक है निर्दर्शन विधि, निर्दर्शन विधि, इसी को सैंपलिंग कहते हैं। और एक है संगणना मेथड विधि, सेंसस मेथड। तो एक इसी को हम लोग कह देते हैं, इसी को या करके लगाओ, अथवा या इसी नमूना विधि कहते हैं, नमूना विधि। तो ये बात आपको ध्यान देना है। इसमें बहुत सारी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, ये बात ध्यान रखिए। नमूना में सिर्फ एक इकाई की बात की जाती है,
एकल इकाई की बात की जाती है, यूनिट की बात की जाती है। ये बात ध्यान में, बहुत सारी इकाइयां, एकल इकाइयां। तो यहां दोनों स्रोत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पूछा गया है निम्नांकित में कौन सी प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि है। अब प्राथमिक आंकड़ों की अगर संकलन की विधि पूछी जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी विधि है। क्या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है प्राथमिक आंकड़ों में, मौखिक है, या आप देखिए प्रकाशित स्रोत तथा अप्रकाशित स्रोत है। आपको यहाँ पर बताना है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि कौन सी है। प्राथमिक आंकड़ों के, अभी आपने पहला स्टार्टिंग में जब किया था तो आपने वहां पे बताया था कि जो मौखिक है वो यहाँ पे उसको उलट दिया गया है। मौखिक अनुसंधान जो था, मौखिक अनुसंधान जो था अर्थात डिबेट टाइप में, तो ये जो मौखिक था ना ये प्राथमिक में ही आता है। पहला क्वेश्चन हमने यहीं से किया था, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत मौखिक आता है, इसलिए यहां आंसर हो जाएगा बी। ठीक, डायरेक्ट हम वहां से आंकड़े जुटाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है आंकड़ों के संगठन की कौन कौन सी विधियां हैं। अभी मैंने जैसा कि बताया कि संगणना विधि, और संगणना विधि के साथ साथ निर्दर्शन विधि, ठीक है, सेंसस मेथड ये हो गया, सैंपलिंग मेथड ये हो गया, इसी को प्रतिदर्श विधि कहते हैं, इसी को नमूना विधि भी कहते हैं, नमूना विधि भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, तो कहीं आपको भूलना भटकना नहीं किसे और क्या कहते हैं। संगणना सेंसस मेथड कहते हैं। तो ए और बी दोनों विधियां होती हैं कहीं ना कहीं इसके अध्ययन की, आंकड़ों के अध्ययन की। निर्दर्शन विधि के गुण कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निर्दर्शन विधि के गुण कौन कौन से हैं बेटा। तो गुण को बताना है, याद रखिएगा। निर्दर्शन विधि में कम लागत लगती है, हाँ भी, शीघ्र परिणाम आते हैं। ठीक भाई, कम लागत लगी इसका मतलब समय कम लिया जा रहा है, जल्दी से उस पर काम किया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो और उपयुक्तता मतलब इसमें इसका हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन इसका बढ़िया है, अर्थात इनमें सभी। थोड़ी सी बात, ये बात जान लो, ये बात जानना यहाँ जरूरी है कि आखिर में ये इतना जल्दी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको नमूना विधि कहते हैं, नमूना विधि भी कहते हैं। अब नमूना विधि कहने का मतलब क्या हुआ, सैंपलिंग की जाती है, तो एकल इकाई, ठीक है, एकल इकाई का अध्ययन किया जाता है, एकल इकाई का अध्ययन करते हैं। अब ये ध्यान रखो, जब एकल इकाई का अध्ययन करेंगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। जल्दी जल्दी कहने का मतलब क्या है, जैसे डॉक्टर ने कहा पूरे ब्लड का चेक करना, बॉडी का चेकअप करना है ब्लड की, तो ब्लड पूरे बॉडी का ब्लड निकाल के नहीं चेक कर रहे हैं, या पूरे ब्लड पे मशीन नहीं लगा रहे हैं दौड़ा दिया जाए, नहीं। एक पॉइंट अगर ब्लड आपको मिल गया, एक बूंद, तो उससे चाहे उसकी कौन कौन सा गुण है, ओ वाला है, ए वाला है, ए बी वाला है, कौन सा है, ब्लड का सैंपलिंग हो जाएगा, ब्लड में शुगर कितनी ये भी पता चल जाएगा, और जो भी चीजें जांच करनी है एक ब्लड के यूनिट ब्लड से काम हो जाएगा, अर्थात जल्दी हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा। ये पूरे बॉडी का चेकअप करना होता, पूरे बॉडी के ब्लड का, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी बात होती, ये चीजें अलग होती। तो ये बात ध्यान रखना है, ये इकाई का अध्ययन करता है, इकाई का, और इकाई का अगर एक इकाई का अध्ययन किया तो ये जल्दी जल्दी चीजें मिल जाती हैं। ठीक इसके विपरीत संगणन अगर मेथड की बात करें सेंसस वाली, तो उसमें सेंसस का नाम ही सेंसस है, वन रिपोर्ट, तो पूरे देश के वन रिपोर्ट की, वनों की अध्ययन किया जाएगा। जनगणना रिपोर्ट, जनगणना में पूरे 2-2 साल तक जनगणना चलती है, तब जाकर कहीं रिपोर्ट आती है। तो बहुत सारे विस्तृत क्षेत्र में अगर होता है तो उसे हम लोग संगणना मेथड कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं। और या फिर अगर इधर है नमूना मेथड, सैंपल लिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, समय कम लगता है, पैसा भी कम लगता है, उपयुक्तता होती है, इसलिए इनमें से सभी होता है। इसका आंसर, आगे बढ़ जाते हैं, निर्दर्शन मेथड था। अब देखिए आपके सामने आया नेक्स्ट पॉइंट, और यहां पर संगणना विधि के दोष बताओ। अब वहां याद रखना है संगणना मेथड में क्या था कि निर्दर्शन मेथड में समय कम, पैसा कम, ठीक है, उपयुक्तता ज्यादा और सत्यता भी ज्यादा। उपयुक्तता ज्यादा तो इसका मतलब सत्यता ज्यादा है। यहां ठीक विपरीत होता, अधिक लागत लगेगी क्योंकि बहुत बड़ी इकाइयों का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, बृहद इकाइयों का
बृहद इकाई होगी, ठीक है। क्षेत्र ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, क्षेत्र ज्यादा होगा, क्षेत्र होगा, क्षेत्र बड़ा होगा, और क्षेत्र बड़ा होगा तो इसका मतलब है पैसा ज्यादा लगेगा, मितव्ययता नहीं हो पाएगी, पैसा अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा, समय अधिक लग गया तो खर्चीला भी होगा, और कहीं ना कहीं इसमें परिश्रम भी ज्यादा होगा, तो अधिक परिश्रम है, आंकड़ों में सत्ता का अभाव है, अधिक लागत है, अर्थात उनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में तथा ये दो विधियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में निर्दर्शन विधि के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? निम्न में निर्दर्शन विधि के अंतर्गत किसे शामिल करते हैं? एकल इकाइयों का, खून की जांच का, अभी जैसे हमने बताया सॉरी, निर्दर्शन मतलब क्या हुआ? सेंसस। सेंसस मतलब क्या हुआ? सॉरी, निर्दर्शन, निर्दर्शन का मतलब सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब हो गया बेटा कि कहीं ना कहीं यूनिट इकाई की बात की जाएगी, एक छोटे से क्षेत्र की बात की जाएगी, बड़े से क्षेत्र की बात नहीं, एरिया की। बड़े आंकड़ों में इसका नहीं किया जाएगा रिसर्च, छोटे आंकड़ों में किया जाएगा। ध्यान रखना, छोटा है इसलिए एकल इकाई होगी, सही बात है। जैसे खून की जांच, हाँ सही है, ए भी दोनों बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होगा। निर्दर्शन विधि के अंतर्गत किसे हम शामिल करेंगे, ये पूछा गया था। आई होप ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सारणी परिमाण होता है। अब देखो हम लोग थोड़ा और डीप जा रहे हैं। सारणी परिमाण क्या होता है? सारणीयन है, वर्गीकरण है, व्यवस्थितीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, या सारणीयन है? आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो भाई सारणी परिमाण है, ठीक है, तो सारणी से होगा सारणीयन, इसका आंसर होगा। सारणी मेथड हो गया, सारणी हम लोग बनाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वह सांख्यिकी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। सांख्यिकी श्रेणी में एक वर्ग की अगर उच्च सीमा है, दूसरे वर्ग की नीचे की सीमा होती है, क्या कहा जाता है? समावेशी, अपवर्जी, संचयी, मध्य बिंदु श्रेणी। समावेशी, अपवर्जी, संचयी, मध्य बिंदु श्रेणी। इसका आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक। समावेशी, अपवर्जी, तो यहां पर होगा अपवर्जी श्रेणी। एक का स्टार्टिंग वाला, दूसरे का लास्ट वाला बराबर होता है, ये बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं एक वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, अपवर्जी श्रेणी। इसको डिटेल में हम लोग क्लास में किए हैं, तो इसलिए आप वहां अगर क्लास हो तो क्लास आप देख लें। कृत्रिम आधार रेखा, अब ध्यान दो, कृत्रिम आधार रेखा क्या है? तो यह ध्यान रखा, क्या बिंदु रेखीय चित्रण की आवश्यक है? सिर्फ बिंदु रेखीय नहीं, बिंदु रेखीय चित्रण के को स्पष्ट करती है, साथ ही साथ आकर्षण भी बनाती है, इसलिए आधार रेखा होती। पाई चित्र बनाने में आधार रेखा, पाई चित्र बनाने में कैसे आधार रेखा का उपयोग होगा? ये होगा नहीं, तो इसमें ये सबसे उपयुक्त है, इससे बेहतर है ये। बिंदु रेखीय चित्रण है, लेकिन बिंदु रेखीय चित्रण के साथ साथ वह आकर्षण भी बनाती है। अगर ये ऑप्शन इसके साथ ना लगा होता तो ये सही था, ठीक है। बिंदु रेखीय चित्रण और साथ साथ उसका आकर्षण बनाना, ये इसका आंसर था कृत्रिम आधार रेखा का। सारणी के प्रारूप क्या क्या है? अब बताओ, सारणी का एक और क्वेश्चन, सारणी के प्रारूप कौन कौन से हैं? तो यहां आपको बताना, सारणी की संख्या है, मुख्य टिप्पणी है, शीर्षक है, और इनमें सभी है। जरा एक बार विचार कीजिए और बताइए क्या है इसका आंसर। शीर्षक, मुख्य टिप्पणी, सारणी की संख्या, इनमें से सभी है। इनमें सारी बातें विद्यमान होती है। प्रारूप किस किस रूप में? तो यहाँ शीर्षक भी होता है, भाई जब बनाते हैं प्रारूप सारणी में तो शीर्षक बगैर काम नहीं होगा। और सारणी में संख्या भी बनाते हैं, संख्या भी होती है, डिजिट होता है, न्यूमेरल वैल्यू होती है, साथ ही साथ में टिप्पणी भी होती है। तो ये तीनों चीजें इसके भाग हैं, इसके कहीं ना कहीं घटक है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित श्रृंखला, बहुत अच्छे से देखना, ये लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा देखना है श्रृंखला में। अब जरा विचार करो, 10 से 14, 15 19, 20 24, 25 29, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? 10 में 4, 5 15 में 4, 20 में 4, 25 में 4, तो 4 का अंतर है। इसमें पूछा है कि मध्य बिंदु आकृति है, समावेशी श्रृंखला है, अपवर्जी श्रृंखला या संचयी आवृत्ति श्रृंखला है, इसको यहां पे बताना है, इसको यहां पे बताना है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये कहीं ना कहीं समावेशन है, क्योंकि समावेशन का मतलब है यहां भी 4 की बात है, यहां भी 4 की बात है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, जो अंतराल है वह 4 का है, इसलिए समावेशी है, एक ही बात है सभी में है, और उस तरीके से वो कहीं ना कहीं निरंतर बढ़ता जाता है उसी अंतर पर। संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
संरचना के आधार पर श्रेणी बताओ, कौन कौन सी श्रेणी होगी? स्थानानुसार, अवस्थानुसार, स्थानानुसार, अवस्थानुसार, कालानुसार, सतत श्रेणी। संरचना के आधार पर श्रेणी क्या होगी? स्थानानुसार, काल श्रेणी, अवस्थानुसार, सतत श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संरचना के आधार पर देखो, श्रेणी में सततता होनी चाहिए, निरंतर वो आगे की तरफ गतिशील हो, निरंतर आगे की ओर गतिशील हो, उसे हम सतत श्रेणी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं संरचना के आधार पर अगर श्रेणी की बात करें तो कहीं ना सतत श्रेणी होती है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुगुण सारणी क्या है? अब ध्यान दीजिए, बहुगुण सारणी में क्या होता है, जिसमें अब सीधी सीधी बात है भाई, अगर ये बहुगुण द्विगुण सारणी होती तो दो विशेषता, एक गुण सारणी होती एक विशेषता, बहुगुण है तो बहुत सारी विशेषता होगी, बहुगुण है तो बहुत सारी। यहां शब्द से खेलो, बहुगुण मतलब बहुत से गुण, बहुगुण का तात्पर्य क्या है? बहुत गुण। ये बातें क्लियर है? बहुत गुण, बहुत सारी विशेषताएं, गुण का मतलब होता है विशेषता। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर है? इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर, ये आपको बताना है। तो सारणी बनावट के आधार पर कौन है? जटिल सारणी, विशिष्ट उद्देश्य सारणी, व्युत्पन्न सारणी, इनमें से कोई नहीं। बनावट के आधार पर सारणी बताना है। बनावट के आधार पर सारणी कौन कौन सी है? जटिल सारणी, विशिष्ट सारणी, व्युत्पन्न सारणी, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विशिष्ट उद्देश्य नहीं होगा, बनावट के आधार पर व्युत्पन्न भी नहीं होगा, बार बार उत्पन्न, इसमें जटिल सारणी इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर है सही, जटिल सारणी की बात की जाती है। इनमें से कौन सा चर खंडित है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या वजन खंडित है? वजन मतलब वेट। क्या हाइट, ऊंचाई खंडित है? या छात्रों की संख्या? इनमें से कोई नहीं। जरा सोच के इसका जवाब दीजिए, सोच के इसका जवाब दीजिए कि इसमें चर खंडित कौन सा है, कौन सा खंडित हो सकता है? वजन खंडित है? बिल्कुल नहीं। वजन खंडित कहां हो सकता है? छात्रों की संख्या कम ज्यादा हो सकती, किसी की ऊंचाई है तो ऊंचाई कम नहीं हो सकती है, एक एग्जैक्ट ऊंचाई। मान लो कोई कह दे 10 फुट, अब अगर कोई चीज 10 फुट है, ठीक है, तो 10 फुट 10 फुट है, काटा तो जा नहीं सकता है ना। वजन किसी का 20 किलो है, हम मान ले 25 किलो है, केजी है, वजन नहीं खंडित होगा। हाँ, लेकिन छात्रों की संख्या है, तो छात्रों की संख्या अगर 20 थी तो अभी कुछ देर बाद 21 भी हो सकती है या 19 भी हो सकती है, ये घट बढ़ सकती है, इसलिए खंडित पूछा है, छात्रों की संख्या यहाँ खंडित है, ये बात ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट ध्यान से अगर करेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? समग्र का अगर एक छोटा सा भाग है, समग्र एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? जनगणना। जनगणना तो भाई विस्तृत हो गई, ये विस्तृत हो गई, ये विस्तृत हो गई, बड़े से भाग में ये नहीं होगी, ठीक है। राज्य, राज्य भी बृहद हो गया, बृहद है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी बड़ी हो गई। प्रश्नावली, प्रश्नावली भी भाई सीमित होती है। निर्दर्श या प्रतिदर्श, निर्दर्श या प्रतिदर्श की बात की अगर छोटे से भाग की करें तो अभी हमने सैंपलिंग की बात कही थी ना, नमूना की बात की थी, नमूना मेथड, या आप बोलो प्रतिदर्श या निर्दर्शन मेथड, ये वही बात है कि एक छोटे से भाग की बात की जाती है, तो इसे प्रतिदर्श या सैंपलिंग मेथड कह सकते हैं, या छोटे भाग की बात होती है। शीर्षक के ठीक नीचे क्या लिखा होता है? शीर्षक के ठीक नीचे क्या लिखा होगा पूछा गया, तो शीर्षक के ठीक नीचे क्या सारणी संख्या? नहीं। पाद संख्या? नहीं। स्रोत, स्रोत नहीं, मुख्य नोट लिखा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। शीर्षक के ठीक नीचे क्या लिखा होता है? तो शीर्षक के ठीक नीचे क्या लिखा होता है भाई? मुख्य नोट लिखा होता है, ये बात ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारणी के प्रारूप हैं, सारणी के प्रारूप कौन कौन से भाई? सारणी संख्या, मुख्य टिप्पणी, शीर्षक, इनमें सभी। तो भाई इनमें अगर हम लोग देखें सारणी के प्रारूप कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार बताओ। सारणी संख्या, हाँ भाई सारणी संख्या, मुख्य टिप्पणी अभी आपने देखा, शीर्षक भी इनमें से सभी है, डी इसका आंसर हो जाएगा। सारणी बनाते समय संख्या, शीर्षक और कहीं ना कहीं उसमें मुख्य टिप्पणी जो की जाती है वो सब कुछ उसमें होता है। आगे बढ़े। समयानुसार वर्गीकरण में, समयानुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार होता है। समय अनुसार अगर वर्गीकरण करेंगे तो इसके वर्गीकरण का आधार क्या होगा? समय होगा, सीधी सीधी बात है, समय अनुसार है तो समय होगा, सिंपल सा आंसर है। फिर आगे बढ़ो। अगर यहां पर हम लोग बात करें, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा,
जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं की बात करें, कोई अगर हमने सारणी बना रखी, डेटा है, आंकड़ा है, निचले और ऊपरी दोनों पे अगर हम बात करें तो उसे क्या कहेंगे? अपवर्जी, समावेशी, संचयी या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऊपरी और नीचे की बात करें भाई, अगर हम ऊपरी सीमा की बात करें, भी एक क्वेश्चन आया था आप में, 14 है, 14 से हम लोग अगर 18 गए, ठीक। जब ऊपरी और नीचे की बात करें, फिर अभी हमने कहा था 25 और 25 4, अगर हम 29 की बात कर लें, फिर अगर हम लोग बात करें 31, 31 4 35, अगर हम इसकी बात करें ऊपरी श्रेणी नीचे श्रेणी सब में 4 4 का अंतर है, 4 4 का अंतर आ रहा है। और ये 4 का अंतर कहाँ आ रहा है? क्योंकि हमने ऊपर और निचले की बात की थी, इसका मतलब है भी आपने आंसर किया था समावेशी श्रेणी। क्लियर है इतनी बात? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब देखो, किसी समग्र में एक पद जितनी बार आता है उसे, उस मद को क्या कहते हैं? अब ध्यान दो, अगर जितनी बार आए, कहा जाए जितनी बार, क्या वो आंकड़ा होगा? आंकड़ा कभी नहीं, डेटा थोड़ी होगा, संख्या होगी, चर होगा, नहीं, उसी को फ्रीक्वेंसी करते हैं, आवृत्ति। जब बार बार आए वही चीजें तो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है। आई होप इतनी सारी बातें जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आपने देखा, ये क्वेश्चन एक अध्याय का जहां आंकड़ों का संगठन है उस वाले टॉपिक से था। ये बेहतरीन क्वेश्चन हम लाए थे, अति संभावी और जो आए हुए थे दोनों मिक्सअप थे। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है कि नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और एक बार लाइक तो बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।